Hello everyone, welcome to Study IS. In this current affairs series of polity section, we have already covered constitutional and initial provisions, and we hope to take it further with this section where we are going to discuss parliament, executive and judiciary all in one shot. So let us see what are the major news which has been there. Firstly, reclaiming democratic space in Indian parliament. It has been seen that कि ये जो private member bills हैं that are majorly lacking key in recent times. Now, what are private member bills? UPSC has asked on related to this in 2018 as well, in 2022 as well. So, private member bill as a statement भी 2022 में जैसे पूछा है 2018 में तो पूछ ही चुका है. अब इसी चीज को देखते हुए this becomes very much important. कि पिछले 50 to 56 ईयर्स में देखा जाए प्राइवेट मेंबर बिल कोई पास हुआ नहीं रिसेंटली. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल कौन होता है. फॉर एग्जांपल इन लोकसभा इफ वी सी, अगर हम कहें कि अभी कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं, अभी वहां पर बीजेपी हैज द कंप्लीट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर है, जस्ट एन इमेजिन द क्वेश्चन सिचुएशन. इन दैट बेसिस on that basis we can say that कि अगर कोई बीजेपी से कोई मेंबर है and he or she is not a part of the government और मिनिस्टर नहीं है वो, so the bill which will be introduced by them will be a private member bill. If any Congress party member is bringing the similar kind of bill, that will be also considered as a private member. Private member उन्हें माना जाता है जो ministerial position occupy नहीं कर रहे हैं. Any member of parliament, member of legislative assembly who are not ministers. So they can also come up, although ministerial level पे क्या अगर होगा तो उसका सपोर्ट एक अलग तरीके से आएगा. ऐसे में अगर देखा जाए तो उसका सपोर्ट दूसरे तरीके से आएगा. सिमिलरली अगर देखा जाए अनलाइक गवर्नमेंट बिल्स विच आर टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्रीज, ये क्या है, अगेन ये खुद से करते हैं इंडिविजुअल सपोर्ट. गवर्नमेंट में वहां पे आईएएस अफसर्स ब्यूरोक्रेट्स वो सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इनको खुद से कहीं ना कहीं करना पड़ता है, या इनके पीए जो बाकी लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे. आर शेड्यूल्ड फॉर डिस्कशंस ऑन फ्राइडेज. रिसेंटली जैसे अभी जो डिफेक्ट होकर गए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में राघव चड्ढा जी, he had been a huge proponent of many such private member bills in recent times, like paternity bill हो गया और बहुत सारे इस तरह के बिल्स है. एक पी विल्सन थे 2022 में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक लाए थे जिसमें ही वांटेड कि भाई गवर्नर के ऊपर एक टाइम लिमिट लगनी चाहिए. तो यस, प्राइवेट मेंबर बिल्स कैन ऑल्सो बी ब्रॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल. वो ऑर्डिनरी बिल्स तो ला ही सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स भी ला सकते हैं. Decline of private member bills in recent Lok Sabhas. Only 14 private member bills have been passed and none since 1970. So yes, that's why it becomes very much important. UPSC ने जैसे 2018 में पूछा था, our private member bill has been recently passed. 56 साल, तब तो 48 years था, आज 56 years हो चुके हैं, अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है. रिमूवल मोशन अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर. नाउ इट हैज बीन अ मेजर कंसर्न रिगार्डिंग मेनी पीपल की लोकसभा के जो करंट स्पीकर हैं वो थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, अपने चीजों को सही से नहीं रखते हैं. एंड इसका एक मेजर कारण कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया, वहां पर क्या है, द स्पीकर, इफ एनी पर्सन हु बिकम्स द स्पीकर ऑफ दैट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर क्या है, उनको अपना पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है कि बायसनेस ना रहे. बट अ सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल वाज नॉट अडॉप्टेड इन इंडिया. इंडिया में आप अपने पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए कंसर्न भी रहता है कि आप कहीं ना कहीं बायसनेस दिखा सकते हो. ओनली वन पर्सन
as an exception in India, in the post-independent history of India, can be seen that who has, मतलब आप कह सकते हो कि he has been the one who has resigned from his political party when he attained the post of speaker, and he has also been one of the only president in India as well who was elected unopposed. सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था. एक बार वो हार भी चुके थे. Remember this thing, he has lost as well once, but when he won elected as unopposed as a president of India, and that person was Neelam Sanjeeva Reddy. How is the speaker of Lok Sabha and state legislative assembly can be removed? उस चीज पे बात है जो मेजर क्वेश्चन था. आर्टिकल 94 एंड 179 इस चीज को कवर करता है कि स्पीकर कैन बी ओनली रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस. दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस में क्या होता है कि मान लीजिए अभी लोकसभा में 543 है, बट ऑन द वेरी पर्टिकुलर डे जब ये चीज आया हुआ है उस दिन केवल 500 मेंबर्स है. 500 मेंबर्स के हाफ अगर करें तो इट विल बी 250. तो एटलीस्ट 251 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं, 500 मेंबर्स जो प्रेजेंट है उनमें से 251 मेंबर्स शुड वीटो अगेंस्ट दिस, कि या फिर शुड पास द मोशन विच हैज बीन रिमूवल मोशन जो इनके अगेंस्ट में है. अच्छा, बहुत बार मैंने ये चीज देखा कि इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा है, बहुत लोगों ने कहा. रिमेंबर दिस थिंग, इंपीचमेंट एज अ वर्ड हैज बीन ओनली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. किसी और के लिए टर्म नहीं यूज किया जाता है. हाँ, जब इस तरह की कुछ भी इस तरह की चीजें आती, मोशंस आती है, दे शुड बी गिवन 14 मेंबर रिटन नोटिस. इट इज ऑलरेडी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रिजोल्यूशन मस्ट स्टेट द स्पेसिफिक चार्जेस, कि कौन से ग्राउंड्स पे आप हटाना चाहते हो. होस्टाइल लैंग्वेज शुड आर चार्जेस आर नॉट आउट, कि भाई गाली गलौज कर दिया, आर्ग्यूमेंट कर दिया, उस चीज में नहीं. बाकी चीजें बायसनेस दिखा, वो चीज हो सकता है. डिस्कशन इन द हाउस आर कन्फाइंड टू चार्जेस मेंशन्ड, इसके बाहर आप नहीं जाओगे. द स्पीकर में वोट, जैसे यूपीएससी ने 2024 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है. जनरली क्या होता है, स्पीकर वोट्स इन द सेकेंड इंस्टेंस, मतलब जब he is going to vote in the second instance, मतलब अगर in case there is a kind of tie, उस पोजीशन पे वो करेंगे, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके ये राइट है. बट जब उनके रिमूवल की बात हो रही है तब ही कैन नॉट प्रिसाइड एट दैट टाइम एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस. एट दैट टाइम, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, एट दैट टाइम डेप्यूटी स्पीकर या कोई और करेगा. सो एट दैट टाइम ही कैन डू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस. तो यही चीज होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी से जो पास होना चाहिए. मेनका गुरुस्वामी, हिस्टोरिक क्वीर एमपी माइलस्टोन, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो अभी टीएमसी से एक मेनका गुरुस्वामी ऐसा गई हैं. तो शी इज द फर्स्ट ओपनली क्वीर पार्लियामेंटेरियन इंडिया के साइड से. इंडिया में कैसे चूज किया जाता है, अगेन अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में आर्टिकल 80 to 84 में अगर देखा है, खासकर 80 में, 80 टॉक्स अबाउट कि मैक्सिमम 250 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें 238 स्टेट्स एंड यूटीज से आने चाहिए, एंड 12 शुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट प्रेसिडेंट के पास ये जो नॉमिनेशन का जो पावर है, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर बट समथिंग जो एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है. इलेक्टोरल मेथड क्या होता है, इलेक्शंस एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. एंड पहले क्या था, ये सीक्रेट बैलेट से होता था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया ओपन बैलेट सिस्टम में. कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस चीज में अगर हम जाए
कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलो यूपी से 20 मेंबर्स को इलेक्ट करना है, यानी कोई 12 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, 32 आते हैं जनरली यूपी से, 31 आते हैं, तो 11 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, 20 मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजना है यूपी से। मैं मान लेता हूं अभी इमेजिनरी सिचुएशन में कि यूपी में 100 मेंबर्स हैं यूपी के विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रिमेंबर दैट विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं कही गई है। सो जनरल अगर उस बेसिस में देखा जाए, मान के चलूं मैं कि बीजेपी के पास 60 मेंबर्स हैं, सपा के पास 20 है, बसपा के पास 10 है एंड कांग्रेस के पास भी 10 है, तो ये 100 बन जाएगा। यानी बीजेपी हैज 60% प्रोपोर्शनली ऑफ दिस एंटायर थिंग, SP has 20% of this entire thing, BSP has 10% and Congress has 10%. अब अगर ये मान के चले कि इन सारे मेंबर्स ने अपने ही मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, अपने ही मेंबर्स के बंदे को वोट किया, तो 20 मेंबर्स के जो 60% होगा कितना होगा, 12 मेंबर्स। 12 मेंबर विल बी फ्रॉम बीजेपी, 20 का 20% होगा, 4 विल बी फ्रॉम SP, 20 का 10% is from 2, that is from BSP, and 20 का 10% 2 will be from Congress. This is what is called proportionally, जिस वे में यहां पे स्टैंड करता है वही proportionally इलेक्ट होकर यहां पर जा रहे हैं। This is what is called proportional आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ विद दिस वर्क्स अपॉन, क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल से किया गया। और इसमें भी अगर देखा जाए ये जो मेंबर, क्योंकि ये हाउस कंटिन्यूटी में रहता है, लेकिन ये क्या किया जाता है कि हर 1/3 मेंबर जो होंगे 6 इयर्स का, एक तरह से देखा जाए तो हर मेंबर का कहीं ना कहीं टेन्योर होता है 6 इयर्स होता है। एवरी 1/3 पीपल क्या हो गया 2-2 साल में रिटायर करते हैं, तो 1/3 के बेसिस में देखा जाए तो हर 6 साल में कुछ नए नए लोग अपने हिसाब से आ ही जाते हैं, बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखी जाती है। प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर फेस ग्रेव स्क्रूटिनी, अभी रिसेंट रिजेक्शन ऑफ रवि घुमरे ये था। आर्टिकल 72 के बेसिस में देखा जाए प्रेसिडेंट हैज सर्टेन पार्डनिंग पावर, जिसके बेसिस में पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन मिलता है। जैसे आपको कहीं ना कहीं आपका डेथ सेंटेंस को जो होगा उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्डन। फिर होता है कि मान लीजिए कि आपका जो देयर कैन बी ए सिचुएशन जहां पे आपका 20 साल की सजा थी उसको 10 साल की सजा कर दी गई, रिड्यूसिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। और व्हाट कैन बी डन इज दैट, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और व्हाट कैन बी डन इज दैट कि आपको डेथ सेंटेंस मिला था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो उसी तरह देयर आर मेजर्स लाइक कि भाई कभी कभार आप होल्ड कर देते हो ऐसे डिसीजन को कि भाई सर्टेन स्पेशल कंडीशन है लाइक प्रेगनेंसी और इन सब चीजों की वजह से रोक देते हो, तो इस वजह से ये पार्डनिंग पावर को कहीं ना कहीं ये डिफरेंट तरीके से। प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो अंडर यूनियन लॉ भी है, स्टेट लॉ भी है, इट ऑल्सो कवर्स कोर्ट मार्शियल। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस नहीं होता, केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। नाउ ये अगेन कैसे काम किया था, एड्स एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्डनिंग पावर इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। क्यों जुडिशियल रिव्यू, पहले बस ये समझ लेते हैं लिमिटेड की बात मतलब क्या है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई प्रेसिडेंट के जुडिशियल रिव्यू को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, सॉरी प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दी है और उस बेसिस में अगर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं वो जो फांसी की सजा जो दी गई है
अगर ऐसा पाया गया कि प्रेसिडेंट के पास ने नया सामने कोई नया सबूत आया, एनी न्यू मटेरियल ऑफ एविडेंस, ऑन दैट ग्राउंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि भाई बॉस दिस इज समथिंग अ बिट फिशी एंड इस बेसिस में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू review the decision of the president, but Supreme Court is going to review that particular material कि वो कौन सा एविडेंस था जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया कि नहीं भाई तू जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू में दे आर एक्चुअली असेसिंग द नेचर ऑफ एविडेंस. तो रूल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस चीज में आप उतना नहीं आएंगे, उससे होता ही है. प्रेसिडेंट में सीक रिकंसिडरेशन, ये चीज है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली इनका इलेक्शन भी हुआ है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेजरली क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया भी हुआ है. चेयरमैन के बाकी उनके और जो पावर्स होते हैं वो तो रहते ही है, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम करेंगे वो. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा रहता है. अभी जो सीपी राधाकृष्णन है उनका इलेक्शन हुआ बिकॉज हमारे इनके पहले जो धनकर जी जो थे, जगदीप धनकर, वो रिजाइन करके चले गए थे, तो इस बेसिस में सीपी राधाकृष्णन बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर द इलेक्शन. तो ये कुछ कुछ मेजर इवेंट्स हो गए विच आर रिलेटेड टू व्हाट यू कैन से रिलेटेड टू योर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव. नाउ कमिंग टू द जुडिशरी पार्ट. फर्स्ट क्या दिया है, मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड. सो देयर इज सर्टेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 2021 है. उसके बाद उसके पहले वो 1996 में था. उसके बेसिस में क्या किया है कि जो 5 जज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट कम्स अंडर द जुडिशियल इंटरवेंशन. भाई आर्बिट्रेशन ने भले ही कुछ अपने तरफ से कुछ मतलब बीच में इंटरवीन करके कुछ चीज को मैटर को सॉर्ट आउट किया. द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, इसके पीछे क्या था, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म था सिंगापुर कन्वेंशन के अंडर. एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड वाज दिस भाई कि भाई इंडिया में खासकर अगर देखा जाए जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, खासकर अब तो 5 करोड़ के ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है. उस बेसिस में अगर हम देखें वी कैन फाइंड दैट कि such bodies can help out in tackling the same facet. But जैसे लोक अदालत है आपका, आर्टिकल 39A के अंडर देखा जाए फ्री लीगल एड जो देता भी है. लोक अदालत के केस में क्या है कि आप उसके जो भी ऑर्डर होगा दैट इज बाइंडिंग एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ अपील. बट इन द केस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं, अगर आपने कोई डिसीजन लिया बस हमको उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, खारिज नहीं करेंगे. लेकिन दैट मींस इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू एज वेल कि फुल रिव्यू और रीअसेस द मेरिट्स ऑफ आर्बिट्रल. They can make specific modification. These include removal of invalid portion of award, any kind of computational mistake, और ये सारी चीजें कर सकते हम. तो पावर ग्रांटेड टू कोर्ट्स अंडर सेक्शन 34 रिमेन्स टाइटली कन्फाइंड, जिसमें क्या कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि किस बेसिस में वो मना कर देगा, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी एंड रिजल्ट ऑफ फ्रॉड और करप्शन और ऑन प्रोसीजर अनफेयरनेस. तो ये चीज पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज सर्टेन काइंड ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, सॉर्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू, बट ओनली टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. Presidential reference question, Supreme Court verdict on governor's role in bill assent. ना हुआ क्या था कि तमिलनाडु में एक केस बार बार जा रहा था इस चीज को लेकर कि भाई क्या इशू है, क्यों ये बार बार दिस थिंग इज कमिंग, लाइक आप कह सकते हो
गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जो थे आर एन रवि, अब तो आर्लेकर जी आ चुके हैं, अभी आर एन रवि हैज गॉन टू वेस्ट बंगाल। तो ही वाज डीलिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटेड बिल, स्टेट ने पास कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली ने, बट वो उस बिल पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे ना। उस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में एक वर्डिक्ट दिया using the facet of article 142, article 142 which deals with complete justice। कब complete justice दिया जाता है? जब when there are no kind of laws related to it, but it is essential to render justice at that point, it becomes very much important कि Supreme Court gives certain kind of verdict on the same। For example, इसी केस में देखें now, the constitution doesn't discuss about any kind of timeline within which the governor of the state should make the decision on such state legislated bills। okay, fair enough। and इसी चीज को यूज करते हुए using the same ground what happens, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई बिकॉज उसमें दिया नहीं, there is no kind of law or kind of policy, सुप्रीम कोर्ट felt that कि भाई it is affecting the state governance as well। so on the basis of this supreme court gave a verdict and they said कि भाई जैसे गवर्नर के लिए बहुत सारी चीजें बताई कि अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर आपको कुछ एडवाइस दिया है उस पर 1 महीने में आपको डिसीजन ले लेना है। अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए भेजना है तो उसको रिकंसिडरेशन जो भी चीज के लिए भेज रहा हो वो 3 महीने होना चाहिए। रिकंसिडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भेज रहा है तो उसमें भी फिर 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सो ऐसे चीजों को देखते हुए जब ये रिकंसिडरेशन वाली बात गई कि प्रेसिडेंट को चाहिए, तो प्रेसिडेंट सेंट यूज द आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is related to advisory jurisdiction। advisory jurisdiction में क्या है कि president can seek certain kind of advices from the Supreme Court। who represents the president in this case? Attorney General। although this thing कि Attorney General is going to represent the President of India is not mentioned in the Constitution of India। remember this thing, it is mentioned under law officers condition of service rules 1987 में ये mentioned है। दो चीजों की वजह से कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल और एक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के टाइम का कुछ अगर कुछ होगा वहां पे, और जनरल अगर आपको करना है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के बाद का। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के बाद का अगर कुछ होगा तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर देयर एडवाइस, बट फॉर दिस थिंग दे नीड टू टेंडर देयर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। However, in both the conditions, whatever kind of advice which is given by the Supreme Court is not binding on the President of India। तो President of India ने actually इस चीज को यूज किया कि भाई अगर आप गवर्नर पे टाइम लिमिट लगा रहे हो क्या प्रेसिडेंट पे भी लगा दोगे? सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को देखते हुए कहा कि नहीं बॉस, इस चीज को हम नहीं करेंगे। दिस इज सर्टेन, वी आर गोइंग टू यूज सर्टेन काइंड ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट बेस्ड ऑन विच वी वांट दैट कि पार्लियामेंट इज द मेजर अथॉरिटी फॉर दिस की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है एंड दैट कैन मेक चेंजेस to bring certain kind of timelines for the same। तो yes, मेजरली यही जो मैंने कहा, कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 1 to deem all 10 bills as assented calling governors delay illegal, जो तमिलनाडु के केस में हो रहा था उसी चीज को ही इन्होंने यूज किया था कि 3 months का टाइम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को किस तरह से होना चाहिए। सो दिस वाज मेजरली आर्टिकल 143 के अंडर किया गया था। इसमें अब उतना मत सोचना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन दिल्ली स्ट्रगल टू डिलीवर जस्ट स्वीप जस्टिस। ना ये जो फ्लो चार्ट ये मैंने ही बनाया था, इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लोगे, उसी से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट आया कहां से है। जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 है, मेजरली कुछ सर्टेन जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन सब में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया ही है। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट फास्ट ट्रैक कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मोर देन 100 पेंडिंग पोक्सो केसेस, मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ऑल्सो रिकमेंडेड बाय 11th फाइनेंस कमीशन एज वेल। तो बट इनमें भी क्या देखा जा रहा है अभी आज के डेट में कि डीले है, और स्पीडी जस्टिस या स्पीडी ट्रायल इज
पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हो पा रहा है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, ओवर बर्डन कोर्ट्स है, इनएफिशिएंट प्रोसीजर, विटनेस को कहीं ना कहीं डर लगता रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, दे डोंट हैव सर्टेन काइंड ऑफ एम्पैथी रिगार्डिंग द पीपल, वो चीज है। पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अदर कोर्ट्स, इसमें क्या है? रितु छपारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट की व्हाट यू कैन से प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट अमंग इक्वल्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे बराबर हैं, लेकिन किसी पहले एक को बुलाना पड़े तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इस तरह से सोचिए, आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे इट हैज बीन मैंडेटेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कम्युनिकेट ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोचिए आज के डेट में 77-80 मिनिस्टर्स हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये 77 के 88 जितने मिनिस्टर्स हैं, एड एंड एडवाइस भी हम कहते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे एड एंड एडवाइस देने सारी पहुंच जाए प्रेसिडेंट के पास, तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सामने अगर इतने सारे फेसेस खड़े हो जाएंगे, नहीं ये एडवाइस दो, भाई उनके लिए भी तो दिक्कत हो सकती है। मतलब जस्ट जोकिंगली आई एम सेइंग। तो ऐसे केस में क्या है कि बेटर एक पर्सन जाए, बोले कि हाँ भाई इतने लोग का एडवाइस ये है, आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को देखते हैं, प्रेसिडेंट उसको उस अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर देंगे। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट अमंग इक्वल्स, आप सारे बराबर हो लेकिन किसी एक को आगे बुलाना पड़ेगा। कैप्टन ऑफ दिस टीम इज प्राइम मिनिस्टर, तो वो चीज होती है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में भी अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए सारे बराबर है, बट यस किसी एक के बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यही बात का है कि इट इज मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इक्वल टू अदर 33 कोर्ट। जैसे रोल ऑफ कॉलेजियम सिस्टम में भी अगर आप देखो, एक चीज देखोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, और ये सब मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन भी इस तरह से देते हैं कि भाई अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ना है और बाकी सबका हाँ है, तो इसका मतलब ये वीटो नहीं करेंगे, डिसीजन फिर भी बाकियों के मेजोरिटी के बेसिस में होगा। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अगर कोई और जज आ जाए, 2 जजेस अगर ना बोल रहे, तो तब उस केस में रिकमेंडेशन को नहीं पास करना चाहिए। कॉलेजियम ने अपना एक मैंडेट बना के रखा है कि भाई 3:2 इज नॉट समथिंग बहुत बड़ा मैंडेट आप लेके चले जा रहे हो 5 लोगों में भी, तो इसलिए इस चीज को मेंटेन किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? अपॉइंटिंग एड हॉक एंड रिटायर्ड जजेस, कि भाई कब जब कोरम नहीं हो, रिमेंबर दिस थिंग, द वर्ड कोरम इज ऑल्सो मेंशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, कि जब नंबर सारे जजेस उस टाइम फंक्शनिंग नहीं कर रहे और कोरम नहीं है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एड हॉक जजेस बुला सकते हैं, या रिटायर्ड जो जजेस होते हैं उनको भी बुला सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती है। हाँ, हाई कोर्ट के जो जज होंगे दे कैन बी एड हॉक जज, और रिटायर्ड जजेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस को बुला सकता है, हु आर ड्यूली क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज। मास्टर ऑफ द रोस्टर, कौन से बेंच को कौन सा केस मिलना चाहिए वो चीफ जस्टिस करते हैं। पेट्रन इन चीफ होते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अब उसी का ही कहने की पार्ट है, तो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंक्शंस और ये दिस इज समथिंग स्टैट्यूटरी फंक्शन। हाउ डज इक्वेटिंग, कैसे बराबर होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल वाली जो हमने बात की। कर्बिंग चेक्स एंड बैलेंस, की भाई आपको कोई और लोग भी सही बोल रहे होंगे। नॉट गिविंग द पावर ऑफ कास्टिंग वोट, गुड, जो कि ऑल्सो वी कैन सी इन द केस ऑफ, जैसे आपका चीफ इलेक्शन कमीशन में भी क्या केस में देख सकते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वहां पर भी इस तरह की कोई कास्टिंग वोट नहीं रखी गई है। एडियर्स टू अदर एग्जीक्यूटिव एंड डेमोक्रेटिक मॉडल, ऐसे लीजिए बात ही हो रही थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वहां पर भी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कास्टिंग वोट नहीं है। अगर मेजोरिटी में बेसिस में देखा जाएगा तो अगर वो नो बोल रहा है बाकी दोनों हाँ बोल रहे हैं, तो उस बेसिस में डिसीजन फिर भी इंप्लीमेंट होगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। So with this, we are also wrapping up this parliament, executive and judiciary section.
I hope you have got a wide range of sections related to this. अब जो verdicts हैं, जैसे आपका जो फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा बना क्या नहीं बना, वो हम मेजरली कवर करेंगे आपका फंडामेंटल राइट डीपीएस में, फंडामेंटल ड्यूटीज में. सो फॉर दिस डेट, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.